चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं जो है इंटरस्टेलर। ये टर्म जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक में कवर होती है, लेकिन हम इसे ऐसे डिस्कस करेंगे कि एक लेमैन आदमी भी इसे समझ पाए। इंटरस्टेलर वर्ड से ही क्लियर है। अगर हम इसे दो भाग में बाइफरकेट करें इस वर्ड को, तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन और स्टेलर का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टार्स। तो इंटरस्टेलर नाम से ही मतलब ये क्लियर हो रहा है कि ये बिटवीन द स्टार्स की बात है। इस वर्ड में कुछ भी जो एक्सप्लेन होगा वो बिटवीन द स्टार्स में एक्सप्लेन होगा। तो स्टार्स कैसे? जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, उसका उसका स्टार कौन है? सन। हमारा जो सन है वो एक स्टार है, वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो ऐसे ही कहीं एक और सन भी होगा जो किसी जिसका एक अपना सोलर सिस्टम होगा। तो ये एक स्टार और ये एक स्टार, इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है इसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहेंगे। इंटरस्टेलर स्पेस के साथ साथ इंटरस्टेलर जो वर्ड है इसके साथ कुछ और भी टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि इंटरस्टेलर डस्ट, इंटरस्टेलर ट्रैवल, इंटरस्टेलर स्पेस और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स। आज का जो पर्टिकुलर जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्कस करें तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऐसे ही एक सेलेस्टियल बॉडीज हैं, या हिंदी में अगर हम इन्हें कहें तो ये स्वर्गीय पिंड है। स्वर्गीय पिंड जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये कहीं और से आते हैं और हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरते हैं। ठीक है, आगे जाकर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इसी चीज़ को। तो इंटरस्टेलर क्या है? ये एक स्वर्गीय पिंड है which are not the part of our solar system but they are part of some other solar system। बट ये वहाँ से कैसे निकलते हैं, वहाँ से एस्केप कैसे होता है, ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स कैसे बन जाते हैं? तो ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे बन जाते हैं कि ये या तो कोलिजन के वाया या फिर स्लिंग शॉटेड मैकेनिज्म के वाया किसी सोलर सिस्टम से या किसी बॉडी के जिस प्रभाव में ये होते हैं किसी बॉडी के, वहाँ से ये उसका उसका प्रभाव छोड़कर ये इंटरस्टेलर स्पेस में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर ये ट्रैवल करते हैं। और ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं ये जब ट्रैवल करते हैं इन दैट स्पेस, तो जिस भी सोलर सिस्टम के पास से निकलते हैं, सपोज अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम के पास से भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं। नासा जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है उसके वाया इनको ट्रैक किया जाता है। अब इनको ट्रैक कैसे किया जाता है? तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए इनकी ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट किया जाता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं। इसी में ही अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो बात आती है कि जैसे हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम का जो केंद्र है वो हमारा सन है। उसी के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। सन के अराउंड भी चक्कर लगाते हैं और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। तो रेवोल्यूशन भी करते हैं और रोटेशन भी करते हैं। तो चलिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सन के प्रभाव में, जैसे हम अपनी अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ जो है वो सन के प्रभाव में सन के अराउंड रेवोल्यूशन करती है, चक्कर लगाती है एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट में। तो कहीं कहीं हमने ऐसी वर्ड सुनी है कि जब हमारी अर्थ सन के बहुत क्लोज होती है, दैट इज द पोजीशन ऑफ पेरीहिलियन। पेरी मतलब वेरी क्लोज, बिल्कुल पेरीफेरी पे। तो वो पेरीहिलियन की जब परिस्थिति आती है तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो रेवोल्यूशन की स्पीड है वो बढ़ती है, लेकिन सन के प्रभाव में होने की वजह से वो स्पीड इतनी नहीं बढ़ती कि पृथ्वी अपनी ऑर्बिट को छोड़कर किसी और ही ट्रैजेक्टरी पर निकल जाए। वो फिर भी सन के अराउंड ऑर्बिट करती रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेरिहिलियन आता है तो पृथ्वी की स्पीड तेज होती है, लेकिन सन के ग्रेविटेशन के प्रभाव से वो स्पीड कैंसल आउट हो जाती है। वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, जिसके कारण पृथ्वी सन के अराउंड रेवोल्यूशन करती ही रहती है। ऐसी ही एक स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से बहुत बाहर होती है
मतलब दूर होती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं एपहीलियन की स्थिति। एपहीलियन में इसका रिवर्स होता है। एपहीलियन मतलब अब पृथ्वी जो है वो सूर्य से काफ़ी दूर है, एक दूरी बनाई हुई है। तो दूरी बनाई हुई हो तो सन के ग्रेविटेशन का प्रभाव कम होना चाहिए, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि वो प्रभाव इतना भी कम नहीं है कि पृथ्वी फिर वहाँ से निकल जाए और किसी और ट्रेजेक्टरी पे चले जाए। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि पृथ्वी और सूर्य आपस में बंधे हुए हैं। पृथ्वी सूर्य पर अपना एक गुरुत्वाकर्षण भी है पृथ्वी का, बट सूर्य के मुकाबले बहुत कम है। तो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है पृथ्वी पर। तो सूर्य पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण में, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको बांधे रखता है, जिसके कारण अर्थ जो है वो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्बिट परफॉर्म करती है सन के अराउंड। ऐसे ही जैसे हम पृथ्वी की रेवोल्यूशनरी ऑर्बिट को स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे ही इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की ट्रेजेक्टरी को स्टडी किया जाता है। तो अगर हम इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की बात करें, तो जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करता है किसी के साथ, या वह स्लिंग शॉट हो जाता है। स्लिंग शॉट, कई बार आपने ये टर्म सुनी होगी, जब हम मार्स पे कोई अपना सैटेलाइट भेजते हैं, या हम मून पे कभी अपना कोई सैटेलाइट या कुछ भी कोई प्रोजेक्ट भेजते हैं, या कोई रोवर भेजते हैं, या कोई मिशन, मून के मिशन हो गए या मार्स के मिशन हो गए, तो हमने कई बार ये टर्म सुना होगा कि ये जो ऑर्बिट या ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा ये एक स्लिंग शॉट मैकेनिज्म होगा। स्लिंग शॉट मैकेनिज्म लाइक, आप ऐसा मानिए कि आपने एक पत्थर को एक धागे से बांधा और उसको ऐसे ऐसे घुमाकर आपने उसे ऐसे झटका के छोड़ा, तो दैट इज द स्लिंग शॉट मैकेनिज्म। तो इससे क्या है, वो जो पत्थर है वो अपने सर्कल के अराउंड ना घूमकर अपनी एक पॉइंट पे अपनी ट्रेजेक्टरी लूज कर, मतलब अपना ऑर्बिट लूज करके एक ट्रेजेक्टरी पकड़ लेगा और वो उसी ट्रेजेक्टरी पे चलता जाएगा। तो ये होता है स्लिंग शॉटेड। तो या तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट स्लिंग शॉटेड हुआ हो, या वो कोलाइड हुआ हो। इसके कारण इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो है ये किसी बॉडी के अराउंड ना घूमकर ये अपनी ही ट्रेजेक्टरी में घूम रहे होते हैं। तो यही इनको किसी भी प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स से अलग करता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को। और ये जो इस स्पेस में घूम रहे होते हैं वो दो स्टार्स के बीच का स्पेस होता है, जिसे कि हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। जैसे हाल ही में हमारे यहाँ पर एक कॉमेट 3I एटलस देखा गया। नासा के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। तो यस, जैसे ये हमारी सोलर सिस्टम के पास से गुजर रहा था, तो क्या हमारे सूर्य का इस पे प्रभाव नहीं आया होगा? क्या हमारे सूर्य ने इसको, हमारे सन ने इसको अपनी ग्रेविटेशनल पुल से खींचने की कोशिश नहीं की होगी? डेफिनेटली की होगी। लेकिन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये सच हाई स्पीड पे मतलब पास होते हैं कि इनको अपनी सन की ग्रेविटेशन के प्रभाव में ये आए, ऐसा नहीं हो पाता, ये निकल जाते हैं। तो ये जो पाथ फॉलो करते हैं दैट इज द हाइपरबॉलिक ऑर्बिट। तो ये हाइपरबॉलिक ऑर्बिट में घूमते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स। इंटरस्टेलर वर्ड 2014 में काफ़ी चर्चित वर्ड बना था, क्योंकि इस पे एक मूवी भी आई थी जो कि हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के वाया डायरेक्ट की गई थी। तो वो जो मूवी थी उसमें इंटरस्टेलर ट्रैवल की बात की गई थी। उन्होंने इंटरस्टेलर ट्रैवल को दिखाया, ट्रैवल बिटवीन द टू स्टार्स, दो स्टार्स के बीच का ट्रैवल। कभी समय मिला तो उस मूवी को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो हाल ही में जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट देखा गया उसका नाम था कॉमेट 3I स्लैश एटलस। इससे पहले 2019 में जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट देखा गया उसका नाम था बोरिसोव। उसके अलावा 2000 2017 में 2017 में जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट देखा गया उसका नाम था ओमुआमुआ। तो ये 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अभी नासा के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा? अगर मैं एक समरी इस वीडियो की दूं तो वो ये है कि सबसे पहले हमें इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमें उनके बारे में पता चला कि ये वह स्वर्गीय पिंड होते हैं जिन जो किसी भी ग्रेविटेशनल पुल से बंधे नहीं होते हैं, और ये किसी कोलिजन या स्लिंग शॉट मैकेनिज्म के वाया कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे अपना ऑर्बिट लूज करते हैं, और टू स्टार्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटरस्टेलर स्पेस, उसमें ये ट्रैवल करते हैं।
और कोई भी सन फिर इन्हें बांध नहीं पाता, किसी की भी ग्रेविटेशनल पुल में ये नहीं आ पाते क्योंकि ये इतनी हाई स्पीड पर मूव करते हैं। ये हमने देखा। इसी में ही हमने सन अर्थ की सन के अराउंड दो पोजीशंस को ऑब्जर्व किया जो कि पेरिहिलियन और एपहिलियन है। पेरिहिलियन दैट इज व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, उसे हम पेरिहिलियन कहते हैं। व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, दैट इज द एपहिलियन। तो हमने इन टर्म्स को समझा। इन टर्म्स को समझ के हमें ये क्लैरिटी होती है कि ऐसे टॉपिक्स लेमैन की भाषा में भी समझे जा सकते हैं, हमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज ज़रूरी नहीं हमें रिक्वायर्ड हो। तो इस टॉपिक को समझें, इसको ऑब्जर्व करें। टर्म्स एपहिलियन, पेरिहिलियन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कल को ये यूपीएससी और आईएएस के यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल के साथ बने रहिए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए। गुड लक।